नमस्कार साथियों, पीसीएस गंगा ऑनलाइन चैनल में आप सभी मित्रों का स्वागत है। साथियों, आज हम लोग इकोनॉमिक्स पीसीएस गंगा चैनल के तहत इकोनॉमिक्स विषय भारतीय अर्थव्यवस्था ठीक के संबंध में कुछ बातों को अध्ययन करेंगे, क्योंकि हमारे पेपर में कम से कम 10 क्वेश्चन, अधिक से अधिक 15 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से आते हैं। इकोनॉमिक्स में एक चीज़ याद रखिए, थ्योरी जो होती है इकोनॉमिक्स की, ठीक, थ्योरी से कम 5 से 7 क्वेश्चन आते हैं और यही 5 से 7 क्वेश्चन आपके डाटा से आते हैं। इकोनॉमिक्स एक ऐसा विषय है जहां डाटा का बड़ा महत्व होता है। तो पहले हम थ्योरी पढ़ेंगे, ठीक, क्योंकि थ्योरी को समझेंगे तभी आपको डाटा सही से याद होगा। डाटा याद करने के लिए थ्योरी इकोनॉमिक्स की समझनी बहुत ज़रूरी है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित जितनी भी थ्योरी की सैद्धांतिक बातें हैं या नियम कानून जो भी है उसको अध्ययन करेंगे, साथ ही साथ उनका अध्ययन करेंगे डाटा का। डाटा में मुख्यतः याद रखिएगा, बजट बहुत ज़रूरी होता है और आर्थिक सर्वेक्षण, ठीक, साथ ही साथ एक साल की जो भी आर्थिक गतिविधियां हुई रहती हैं आपके पेपर से संबंधित, या लेन देन, व्यापारिक संबंध, नवीन उत्पादन या आंकड़े जो भी आते हैं, विविध संस्थानों के आंकड़े आते हैं, जनसंख्या नगरीकरण के आंकड़े आते हैं, ठीक, इन सभी बिंदुओं पे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक, तो हम लोग पहले क्या करेंगे, इकोनॉमिक्स की थ्योरी समझेंगे, फिर उसके आंकड़े को समझेंगे, उसके डाटा को समझेंगे, ताकि हमारा जो पेपर है, अगर मान लीजिए 15 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से आ रहा है तो 12 क्वेश्चन तो करने लायक रहे ही, 2 ही 3 क्वेश्चन छूटे। एक चीज़ याद रखिएगा, प्री निकालने का बहुत अच्छा तरीका होता है कि आप 150 क्वेश्चन पीसीएस में आते हैं और 150 क्वेश्चन ही आते हैं आपका बीपीएससी में, 140 क्वेश्चन आता है आरओ प्री में। इस तरह से अगर देखेंगे, और यूपी ट्रिपल एससी के जो भी पेपर होते हैं उनमें 100, तो वहाँ पे तो डाटा फिक्स है, 5 क्वेश्चन हर एग्जाम में इकोनॉमिक्स से आते हैं। यूपी ट्रिपल एससी के सभी एग्जाम में 5 क्वेश्चन। सीटेट या टेट जो एग्जाम होते हैं, टेट के जितने भी एग्जाम हैं उसमें 30 क्वेश्चन फिक्स है पर्यावरण से। तो पर्यावरण में यहाँ इकोनॉमिक्स के भी डाटा पूछे जाते हैं, ठीक। तो इस तरह से इकोनॉमिक्स बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए, क्लास 9th की एनसीईआरटी का पहला चैप्टर है। इसमें एक पालनपुर गांव की कहानी का वर्णन है, तो इसलिए यह पूरी तरफ डाटा जो हम मैटर कलेक्ट करके आपको पढ़ा रहे हैं एनसीईआरटी है। याद रखिएगा, कोई अलग से डाटा नहीं मतलब इसमें सेलेक्ट किया गया है, ठीक। एनसीईआरटी क्लास 9th की पूरी अर्थव्यवस्था से संबंधित बातें हैं और पहला चैप्टर है, ठीक। तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोग याद रखिएगा, जैसे ही जुलाई अगस्त में मेरा पूरा विचार है कि एनसीईआरटी सभी विषय का समाप्त कर लिया जाए प्री के पर्पज से, और उसके बाद जुलाई अगस्त सितंबर से हम लोग चैप्टर वाइज सभी विषयों की, 6 विषय हैं मुख्यतः प्री के, सभी विषयों के क्रमबद्ध जो चैप्टर हम पढ़ते चले आ रहे हैं बेसिक किताबों में, उसको शुरू करेंगे ऑनलाइन क्लास में, ठीक। तो जुलाई और अगस्त माह में हम पूरा प्रयास करेंगे कि एनसीईआरटी आपका समाप्त हो जाए। उसके बाद सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, इन 3 महीनों में बेसिक चीज़ें आपको पढ़ाई जाएंगी बेसिक किताबों के द्वारा, ठीक। जो बेसिक चैप्टर होते हैं, जैसे आप इकोनॉमिक्स को पढ़ेंगे या भूगोल पढ़ेंगे, विश्व या भारत भूगोल, संविधान पढ़ेंगे। अभी तो संविधान बेयर एक्ट पढ़ा रहे हैं, क्योंकि बेयर एक्ट से ही 3, 4, 5 क्वेश्चन आते हैं, ठीक। उसके बाद जब हम इसकी थ्योरी पढ़ाएंगे तो वहाँ पे चलेंगे। इसी तरह से हम इकोनॉमिक्स को पढ़ेंगे। पहले एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं। एनसीईआरटी जैसे ही समाप्त होगी तो 1 चैप्टर 2 चैप्टर क्रमबद्ध रूप से पूरी इकोनॉमिक्स या भारतीय अर्थव्यवस्था को समझेंगे, ताकि कहीं से भी दिसंबर माह का जो भी पेपर है आपका पीसीएस है, अभी मान लीजिए जुलाई में आपका बीपीएससी है, ठीक। बीपीएससी की एक क्लास में करंट अफेयर की बहुत जल्दी बीपीएससी स्पेशल के लिए बताऊंगा, और जो लोग बीपीएससी देने जा रहे हैं वो उसको देख लें। जल्द ही जल्द 2 से 3 दिनों में मैं एक करंट अफेयर की बीपीएससी संपूर्ण क्लास दूंगा, खास करके सिर्फ बिहार स्टेट स्पेशल की। जनरल करंट तो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन बिहार से संबंधित कई प्रश्न आते हैं, तो उससे संबंधित एक प्रश्न
बताएंगे। ठीक, चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज का चैप्टर। पालनपुर एक काल्पनिक गांव है जिसका उपयोग ग्रामीण अर्थव्यवस्था को समझाने के लिए किया गया। यहाँ पे कुल 450 परिवार रहते हैं। ये एक कहानी है, इसको कोई मतलब नहीं है। ठीक, हम लोग जो मेन थ्योरी है उसी को समझेंगे। ठीक, आज भी देखिए ये एनसीईआरटी में डाटा है, हालांकि वर्तमान में जो आर्थिक सर्वेक्षण है उसके अनुसार ये डाटा बदल चुका है। करीब करीब 60 से 65% जनसंख्या आपकी ये इस समय कृषि और प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर है। लेकिन अगर प्रत्यक्ष रूप से पूछे तो नियमतः 46% जो नए डाटा आ रहे हैं, याद रखिएगा वर्तमान डाटा के अनुसार 46% के लगभग कृषि पर प्रत्यक्ष रूप से लोग कार्यरत हैं, प्रत्यक्ष। और अप्रत्यक्ष को भी अगर इसमें जोड़ लें तो करीब 60 से 65% कृषि कार्य पर निर्भर हैं। ठीक, तो इस बात को याद रखिएगा। मुख्य परीक्षा में जब जीएस का प्रश्न आएगा या निबंध में तो ये डाटा आप वहां पे लिख सकते हैं, हालांकि प्री में नहीं पूछता जल्दी इस तरह के डाटा। उत्पादन क्या है समझिएगा, कोई चीज का उत्पादन क्या, उत्पादन के विविध रूप होते हैं। कृषि उत्पादन हुआ, उद्योगों में उत्पादन हुआ, सेवा का उत्पादन हुआ, सब में उत्पादन क्रिया सर्विस जुड़ी होती है, प्रोडक्शन। ठीक, आप सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं उसमें भी उत्पादन है। आपका उत्पाद क्या है, आप एक साल पढ़ाई करते हैं, प्री एग्जाम निकला कि नहीं निकला, मेंस निकला कि नहीं निकला, इंटरव्यू निकला कि नहीं निकला, या क्वालिफाई हो गए, फाइनल हुआ कि नहीं हुआ, ये भी आपका उत्पादन है। क्यों, आप एक साल तक जिस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उसका उत्पाद क्या, उसका परिणाम क्या निकला। तो उत्पादन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करके वस्तुओं और सेवाओं का निर्माण किया जाता है ताकि मानव आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। ठीक, जैसे किसान गेहूं उगाता है तो गेहूं का उत्पादन किया, डेयरी संचालक दूध बेचता है, बुनकर कपड़ा बनाता है, शिक्षक शिक्षा को प्रदान करता है, ये सभी उत्पादन हैं। याद रखिएगा, आप सिर्फ गेहूं चावल या कृषि उत्पादन को उत्पादन मत समझिएगा, हर जगह उत्पादन क्रिया होती है। कृषि प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक, तृतीयक क्षेत्र या कृषि कार्य, उद्योग और सेवा क्षेत्र सभी में उत्पादन क्रियाएं होती हैं। ठीक, इसका उद्देश्य क्या है, आवश्यकताओं की पूर्ति। भाई देखिए, खाद्यान्न की आवश्यकता है तो खाद्यान्न का उत्पादन हुआ, कपड़े या अन्य चीज़ों की ज़रूरत है जैसे खाद्य सामग्री जो सप्लीमेंट बनते हैं, तेल हुआ आपका या कोई मैगी हुआ, बिस्किट हुआ, जो भी हुआ, तो उद्योगों में उत्पादन हुआ। आय और रोजगार का सृजन होता है, आर्थिक विकास होता है, जीवन स्तर में सुधार होता है। इसका मुख्य उद्देश्य यही है। ठीक, उत्पादन के साधन क्या क्या हैं। ठीक, उत्पादन के साधन क्या क्या हैं, तो इसके 4 प्रमुख कारक हैं। एक तो पहली होगी भूमि, दूसरा होगा श्रम, तीसरी होगी पूंजी, चौथा होगा मानव पूंजी। देखिए मानव पूंजी कौन है, मानव श्रम। ठीक, प्राकृतिक संसाधन में मुख्यतः भूमि, जल, वन, खनिज आते हैं। ठीक, शामिल हैं, ये आमिल नहीं होगा, शामिल होगा। जैसे खेत हो गया, नदी हो गया, तालाब हो गया, वन हो गया, मिट्टी हो गया, ये सभी भूमि के अंतर्गत आते हैं, प्राथमिक क्रिया में ये सम्मिलित हैं। श्रम, उत्पादन कार्य में मनुष्य द्वारा शारीरिक या मानसिक, शारीरिक श्रम तो आपका कृषि कार्य में होगा, मानसिक श्रम सेवा कार्य में होगा। ठीक, एक बैंक का मैनेजर या बैंक का कैशियर काम करता है, या एक शिक्षक शिक्षा प्रदान करता है, या एक डॉक्टर रोगी की सेवा करता है, तो मानसिक क्रिया है। किसान, मजदूर, शिक्षक, इंजीनियर। पूंजी, कोई भी कार्य करने के लिए पूंजी की जरूरत पड़ती है। ठीक, मानव निर्मित साधन जो उत्पादन को अधिक कुशल बनाता है, जैसे मशीन खरीदेंगे तो पूंजी की जरूरत पड़ेगी, औजार, भवन, ट्रैक्टर, कच्चा माल इत्यादि के लिए पूंजी की आवश्यकता पड़ती है। अब मानव पूंजी देखिए, एक होता है कुशल मानव श्रम, एक होता है अकुशल। एक अकुशल मानव श्रम वह है जिसे किसी चीज का प्रशिक्षण नहीं दिया गया है, वह देख देख के या सीख कार्य करते हुए सीख लेता है और कार्य करने लगता है। एक होता है टेक्निकल एजुकेशन में जिसे प्रशिक्षण दिया जाता है, जैसे आईटीआई किया हुआ कोई व्यक्ति है, पॉलिटेक्निक किया, बीटेक किया या बीएड कर लिए आप। ठीक, तो आपको प्रशिक्षण दिया जाता है और आप उस प्रशिक्षण के परिणामों स्वरूप
अच्छा कार्य करने में दक्ष हो जाते हैं। तो शिक्षा, प्रशिक्षण, कौशल, अनुभव और स्वास्थ्य, जैसे बिना डॉक्टरी की पढ़ाई किए कोई व्यक्ति डॉक्टर नहीं बन सकता। बनेगा तो झोला छाप डॉक्टर कहलाएगा। तो झोला छाप डॉक्टर को कोई गारंटी नहीं को रोग को सही करेगा या और खराब कर देगा। तो प्रशिक्षण प्राप्त डॉक्टर जब दवा देगा, आपके किसी रोग के उपचार करेगा, तो आप उस पर विश्वास भी करेंगे। ठीक, तो इस तरह से मानव पूंजी में शिक्षा, प्रशिक्षण, कौशल, अनुभव और स्वास्थ्य में किया गया निवेश आता है। जैसे प्रशिक्षित किसान, अगर किसी किसान को प्रशिक्षण दिया जाए गेहूं उत्पादन के लिए, तो वह अपने खेत में अधिक से अधिक गेहूं उत्पादन क्रिया को संपन्न कर सकता है। तकनीकी विशेषज्ञ, वैज्ञानिक। ठीक, अब देखिए अस्थाई पूंजी और कार्यशील पूंजी क्या होती है। ठीक, अस्थाई पूंजी जिसका उपयोग कई वर्षों तक किया जाता है, कई बार खरीदने के बाद लंबे समय तक उपयोग किया जाता है, उत्पादन क्षमता बढ़ाती है, उत्पाद मूल्य अधिक होता है। जैसे खेती में ट्रैक्टर, मशीन तो कई तरीके से होता है, उद्योगों में भी होता है, बिल्डिंग, नलकूप, थ्रेसर, ये सभी अस्थाई पूंजी हैं। कार्यशील क्या है, जो उत्पादन के प्रत्येक उत्पादन चक्र में समाप्त हो जाती है और बार बार आवश्यकता। ठीक, अल्पकालिक उपयोग होता है, उत्पादन प्रक्रिया में पूरी तरह खर्च हो जाता है। जैसे आप कृषि कार्य कर रहे हैं तो बीज, एक बार बीज बो देंगे जमीन में, दोबारा उस बीज को नहीं बो सकते क्योंकि उससे फसल हो गई। अब फसल के द्वारा जो बीज उत्पन्न होगा उसका उपयोग करेंगे। उर्वरक, एक बार उर्वरक आपने कृषि कार्य में उपयोग कर लिया तो उर्वरक जमीन के में विलीन हो गया, मिट्टी में विलीन हो गया। कीटनाशक, डीजल, एक बार डीजल आप गाड़ी में डाल दिए तो जल गया पूरी तरह से ईंधन के रूप में। अब क्या उसका उपयोग करेंगे? नहीं। लेकिन ट्रैक्टर का उपयोग तो एक बार जुताई करिए, 2 बार, 3 बार, जब तक ट्रैक्टर सही से चल रहा है आप उसका उपयोग कई बार कर सकते हैं। नगद धन, कच्चा माल। ठीक, ये कार्यशील पूंजी है। अस्थाई पूंजी दीर्घकालिक होते हैं, याद रखिएगा। अगर आपसे प्रश्न यूपीपीसीएस ऐसे पूछता है 1, 2, 3, अब यहाँ लिख देगा अस्थाई पूंजी अधिक दीर्घकालिक होती है जबकि कार्यशील पूंजी अल्पकालिक होती है। और दूसरे कथन में कुछ लिख देगा, तीसरे में प्रश्न पूछेगा 1, 2 सही है, 2, 3 सही है, 1, 2, 3 सही है और कोई नहीं सही है। जब आप तीनों कथन जानते रहेंगे तभी सही कर पाएंगे, या तो आपसे मिलान करने के लिए पूछ लेगा। तो याद रखिएगा अस्थाई पूंजी दीर्घकालिक होती है जबकि कार्यशील पूंजी अल्पकालिक होती है। अस्थाई पूंजी बार बार नहीं खरीदी जाती, कार्यशील पूंजी प्रत्येक चक्र में आवश्यक होती है। ठीक, उत्पादन के 4 प्रमुख कारक हैं, भूमि, श्रम, पूंजी, मानव पूंजी। ठीक, देखिए एक उत्पादन क्रिया होती है जिसमें इकोनॉमिक्स में समझाया जाता है, आगे पढ़ेंगे कि उत्पादन कोई कार्य या कोई इंडस्ट्री या उद्योग शुरू करने के लिए कुल 5 बातों की जरूरत होती है, 5 वस्तुओं की। ठीक, पहली होती है भूमि, जहां आप कंपनी स्थापित करेंगे। दूसरा होता है धन, कंपनी की शुरुआत करने के लिए धन होना चाहिए। तीसरा होता है श्रम। ठीक, चौथा होता है साहसी और धन को ही पूंजी भी कहा जाता है। और एक होता है उद्यमी, जो उद्यम लगाने का कार्य करता है। ये तो अलग चीज होती है। यहाँ पे जो एनसीईआरटी में दे रहा है ये मुख्यतः मूल बातों को लेकर दे रहा है कि भूमि होनी चाहिए, श्रम, पूंजी और मानव पूंजी। इसमें भूमि जो होता है वो प्राकृतिक संसाधन है। ठीक, भूमि जो है, ये भूमि लिखा है, भूमि जो है प्राकृतिक संसाधन है। पूंजी मानव निर्मित साधन है, पूंजी जो है वो मानव निर्मित साधन है। अस्थाई पूंजी क्या है? ट्रैक्टर, मशीन, भवन, नलकूप। कार्यशील पूंजी बीज, उर्वरक, नगद धन, कीटनाशक। मानव पूंजी में क्या है? शिक्षा, कौशल और स्वास्थ्य। लगभग ये एनसीईआरटी का डाटा है, ये वर्तमान में बदल गया है, याद रखिएगा। अब देखिए आप इन पे चाहे तो क्वेश्चन लिख सकते हैं। ठीक, भूमि की सीमितता, मतलब भूमि सीमित है, याद रखिएगा। भूमि का क्षेत्रफल सीमित है, उसे बढ़ाया घटाया नहीं जा सकता।
भूमि उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक साधन है। भूमि की मात्रा सीमित है, इसे बढ़ाया नहीं जा सकता। ठीक, इसलिए उत्पादन बढ़ाने के लिए नई भूमि जोड़ना संभव नहीं है, बल्कि एक ही भूमि को अधिक उत्पादन लेना आवश्यक हो चुका है। इसीलिए बहुफसली की कृषि अपनाई जाती है। एक ही खेत में एक वर्ष में दो या दो से अधिक फसलों को उगाने की प्रथा को बहुफसली प्रणाली या मल्टीपल क्रॉपिंग कहा जाता है। देखिए, हमारे कृषि चक्र में 3 ऋतुएं होती हैं, खरीफ, रबी और जायद। खरीफ जून से अक्टूबर, रबी अक्टूबर से मार्च और जायद मार्च से जून। खरीफ में ज्वार, बाजरा, धान भी आता है। गेहूं रबी में आता है। आलू, सब्जियां जायद में आती हैं। गन्ना क्या है? नगदी फसल है। उत्तर प्रदेश की सबसे सर्वप्रमुख नगदी फसल कौन सी है? गन्ना है, याद रखिएगा। लाभ, प्रति हेक्टेयर उत्पादन बढ़ाता है। भूमि का बेहतर उपयोग होता है, किसानों की आय बढ़ती है, फसल विफल होने का जोखिम कम होता है। आधुनिक कृषि जो पद्धति है, ये मेंस के लिए बहुत जरूरी है, याद रखिए। 1960 के बाद कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए आधुनिक तकनीकों का उपयोग किया गया। क्या? उच्च गुणवत्ता वाले बीज, उच्च गुणवत्ता वाले बीजों का प्रयोग किया गया। रासायनिक उर्वरक का प्रयोग किया गया। सिंचाई के साधनों का विकास किया गया। कीटनाशक दवाओं का प्रयोग किया गया, रासायनिक कीटनाशक। ठीक, वैज्ञानिक तकनीकी कृषि पद्धति को अपनाया गया है। कृषि में मशीनों का प्रयोग अधिक से अधिक मात्रा में किया गया है। यही आधुनिक कृषि पद्धति को मान्यता देता है या मानक बनाता है। परिणाम, उत्पादन में वृद्धि हुई, श्रम और समय की बचत हुई, व्यावसायिक कृषि का विकास हुआ। आपको याद होगा 1965-66 तक भारत अमेरिका से खाद्यान्न आयात करता था। जब हरित कृषि क्रांति का नारा दिया गया और उत्पादन बढ़ाया गया, तो इसका परिणाम सकारात्मक रहा। भारत खाद्यान्न आयातक से धीरे धीरे खाद्यान्न निर्यातक देश बन चुका है। ठीक, तो HYV, हाई यील्डिंग वैरायटी, उच्च गुणवत्ता वाले बीज का विकास हुआ, जिनका उपयोग कृषि उत्पादन में किया गया। सिंचाई, उर्वरक, कीटनाशकों का प्रयोग किया गया। अधिक उत्पादन हुआ, कम समय में फसल उत्पादन को संभव बनाया गया। रोग प्रतिरोधक क्षमता अपेक्षाकृत अधिक विकसित हुई। सीमाएं क्या थी? इनमें लागत अधिक थी, अर्थात पूंजी की अधिक जरूरत पड़ती थी। ठीक, अधिक जल की आवश्यकता हुई। रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता धीरे धीरे बढ़ने लगी, जिसका परिणाम हुआ कि रासायनिक उर्वरकों पर बढ़ती निर्भरता से खाद्यान्न भी दूषित होने लगे। ठीक, और भूमि प्लस जल प्रदूषण बढ़ने लगा, क्योंकि रासायनिक उर्वरक भूमि में मृदा में भी प्रवेश कर रहे थे और जल में भी। ठीक, देखेंगे आज के समय में जल प्रदूषण की समस्या में आर्सेनिक और फ्लोराइड की समस्या या यूरेनियम की समस्या बढ़ती जा रही है। ठीक, भारत में हरित क्रांति कब उपयोग की गई? भारत में हरित क्रांति कब उपयोग की गई? 1966-67 में। ठीक, मुख्य उद्देश्य खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि था। मुख्य फसलें गेहूं, धान थी। भारत में, याद रखिएगा, आप लोग वनडे एग्जाम वाले पक्का याद रखिएगा, जो भी लोग हैं, भारत में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर MS स्वामीनाथन थे। पिछले साल इनका निधन हो गया। भारत में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर MS स्वामीनाथन थे। विश्व स्तर पर डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग थे। ठीक, हरित क्रांति के सर्वाधिक लाभान्वित राज्य कौन है? पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश। तो 3 राज्य थे मुख्यतः, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा। विश्व स्तर पे हरित क्रांति के जन्मदाता नॉर्मन बोरलॉग हैं। विश्व स्तर पे नॉर्मन बोरलॉग हैं हरित क्रांति के जन्मदाता या जनक या पिता। भारत में कौन है? डॉक्टर MS स्वामीनाथन। याद रखिएगा, एक शब्द और याद करके लिख लीजिए, ये 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत जरूरी है। हरित क्रांति जो था, यह शब्द किसने दिया था? तो विलियम गाइड। विलियम गाइड नामक कृषि वैज्ञानिक थे। कहीं गार्ड या गाइड मिलता है, तो विलियम गाइड ने ही इसका नाम हरित क्रांति रखा था। अगर नाम पूछे तो विलियम गाइड, विश्व स्तर पर इसका जनक तो नॉर्मन बोरलॉग, और भारत में पूछे तो डॉक्टर MS स्वामीनाथन। ठीक, ये प्रश्न याद रखिए। सॉरी भाई,
सन है 1966 से 67। ठीक, आगे देखते हैं। सिंचाई के साधन क्या हैं? नहर, नलकूप, कुआं, तालाब, ड्रिप सिंचाई, स्प्रिंकलर सिंचाई। वर्तमान में दो सिंचाई पे बहुत फोकस किया जा रहा है, ड्रिप और स्प्रिंकलर। इसमें जल की बचत होती है, कम से कम 30 से 40% जल की बचत होती है। ठीक, बड़े क्षेत्रों में नहरों से खेती की जाती है। नलकूप सबसे अधिक प्रचलित है, भूजल पर आधारित। कुआं पारंपरिक साधन है, छोटे किसानों के लिए उपयोगी। वर्षा जल संग्रहण एक सहायक गतिविधि है। ड्रिप अधिक पानी की अत्यधिक बचत होती है, बागवानी और सब्जियों के उत्पादन में अधिक लाभदायी है। सिंचाई और स्प्रिंकलर में वर्षा जैसे सिंचाई शुष्क क्षेत्रों में उपयोगी होता है। भारत में कृषि का बड़ा भाग अब भी वर्षा पर निर्भर है, अर्थात आज भी भारतीय कृषि मानसून का जुआ या भारतीय कृषि मानसून पर निर्भर मानी जाती है या है। ठीक, हरित क्रांति के लाभ देखिए मेंस में है। मेंस के लिए आप लोग याद रखिएगा, ये मेंस के लिए है ये चीजें। हरित क्रांति के संदर्भ में पूछे तो लाभ क्या हुआ? खाद्यान्न उत्पादन में भारी वृद्धि हुई, भारत आयातक से निर्यातक देश बना। भारत क्या हुआ? आयातक से निर्यातक देश बना। ठीक, खाद्यान्न में आत्मनिर्भर हो गया, किसानों की आय में वृद्धि होने लगी। धीरे धीरे आधुनिक तकनीकी कृषि मशीनीकरण को बढ़ावा मिला, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली। इसकी हानियां क्या थी? इसका लाभ मुख्यतः बड़े किसानों को मिला, क्षेत्रीय समानता में वृद्धि हुई, अर्थात इसका जो लाभ था पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक ही रहा और भारत के क्षेत्रों में बहुत कम मात्रा में इसका विस्तार हुआ। छोटे किसानों पर ऋण का बोझ बढ़ने लगा, रासायनिक उर्वरक पर अत्यधिक निर्भरता बढ़ी, उत्पादन लागत में वृद्धि हुई। देखिए, रासायनिक उर्वरकों के अधिक उपयोग से जल, मृदा और वायु प्रदूषण तथा खाद्यान्न प्रदूषण होने लगे। अनेक बीमारियों का प्रसार हुआ, उत्पादन लागत में वृद्धि हुई। पर्यावरण की संदर्भ में देखिए, मृदा उर्वरता धीरे धीरे कम होने लगी क्योंकि प्रतिवर्ष अब रासायनिक खाद की जरूरत होने लगी। भूजल के स्तर में गिरावट हुआ क्योंकि हमने नलकूप लगा के भूजल का अत्यधिक दोहन किया। जल प्रदूषण बढ़ा उर्वरक और कीटनाशकों द्वारा। जैव विविधता में कमी आने लगी क्योंकि हम जो कीटनाशक उपयोग करते हैं उससे अनेक प्राकृतिक कीटों का नाश हो जाता है, जो अनेक प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने में सहायक भी थे। हमने अपने लाभ के लिए उनको रासायनिक कीटनाशकों से मारने का प्रयास किया। मानव स्वास्थ्य पे प्रतिकूल प्रभाव। ठीक, भूमि क्या है? एक प्राकृतिक संसाधन है, याद रखिएगा। ठीक, पूंजी क्या है? मानव निर्मित साधन है। बहुफसली, एक वर्ष में 2 से अधिक फसलों का उत्पादन। हरित क्रांति मुख्यतः बीज, पानी, खाद, दवा और मशीन पर निर्भर थी। सूक्ष्म सिंचाई पद्धति में ड्रिप और स्प्रिंकलर है। ठीक, हरित क्रांति का मुख्य लाभ कहाँ हुआ? पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश। हजारों बार पूछा जा चुका है। ठीक, मुख्य घटक कैसे याद करेंगे? बीज, पानी, खाद, दवा, मशीन, यही हरित क्रांति का मुख्य ट्रिक है। अब देखिए, भूमि वितरण, श्रम, पूंजी, गैर कृषि गतिविधियां। भूमि का असमान वितरण, ये तो मान लीजिए उसी गांव की कहानी हुई। इस असमान वितरण का कारण क्या है? पूरे भारत में अगर असमान वितरण है तो उसका कारण क्या है? ठीक, जनसंख्या वृद्धि, लगातार देखें कि जनसंख्या वृद्धि हो रही है। भूमि का विभाजन होता है, एक ही परिवार में मान लीजिए 3 बेटे हैं तो ये पूरी जमीन क्या होगी? इस जमीन के 3 टुकड़े हो जाएंगे। ये क्रिया एक पीढ़ी में हुई, दूसरी पीढ़ी में फिर ऐसे ऐसे बदलती जाती है, तो छोटे छोटे भूमिखंड अब विभाजन होने लगते हैं। ठीक, जनसंख्या वृद्धि से जमींदारी प्रथा का प्रभाव समाप्त होने लगा, आर्थिक असमानता में वृद्धि हुई। प्रभाव गरीबी और बेरोजगारी, ऋणग्रस्तता, सामाजिक असमानता में वृद्धि देखने को मिली। सीमांत, लघु और बड़े किसान कौन होते हैं? देखिए, ये आंकड़े कई बार पूछा है, आप इसको याद कर लीजिए। सीमांत किसान वह है जिसके पास 1 हेक्टेयर से कम जमीन है। 1 हेक्टेयर से कम जमीन जिसके पास है वह सीमांत किसान है। ये कई बार पूछा है, 1 हेक्टेयर से कम। आप लोग बताएंगे 1 हेक्टेयर में कितने बीघा होता है? आप लोग कमेंट में बताइए कि 1 हेक्टेयर में कितने बीघा जमीन होती है या कितने बिस्वा। ठीक, अगर जमीन कम है तो सर्वाधिक संख्या इस पर निर्भर भी रहती है। उत्पादन कम होगा, आय सीमित होगी। लघु किसान
1 से 2 हेक्टेयर जिन किसानों के पास है उसे लघु किसान कहा जाता है। सीमित उत्पादन परिवार की जरूरत के बाद कम अधिशेष। अर्ध मध्यम 2 से 4 हेक्टेयर होता है। मध्यम उत्पादन कुछ अधिशेष का बचत भी करते हैं कृषि उत्पादन से। मध्यम 4 से 10। अच्छा उत्पादन होता है, बाजार बिक्री हेतु कार्य करते हैं। बड़े किसान 10 हेक्टेयर से अधिक। अधिक उत्पादन, आधुनिक साधनों का प्रयोग, अधिक अधिशेष। ठीक, तो याद रखिएगा सीमांत, लघु, अर्ध मध्यम, मध्यम और किसान, बड़े किसान। तो 1 हेक्टेयर तो सबसे ज्यादा पूछा गया है, 1 हेक्टेयर से कम सीमांत किसान। ठीक, कृषि मजदूरों की स्थिति क्या है? देखिए, जिनके पास अपनी भूमि नहीं होती वो दूसरों के खेतों में काम करते हैं तो कृषि मजदूर कहे जाते हैं। जब आपके पास जमीन है और आप अपना कृषि कार्य करेंगे तो आप कृषक कहलाएंगे। ठीक, आप अपने ही खेत में काम कर रहे हैं। लेकिन जब कोई अन्य व्यक्ति आपके खेत में आके काम करेगा तो वह कृषि मजदूर कहा जाएगा। ऐसे धान लगवाया जाता है, रोपण होता है धान का, तो या गेहूँ या धान की कटाई होती है, मड़ाई होती है, तो उस समय अगर कोई अन्य व्यक्ति आके आपके यहाँ मजदूरी करे तो मजदूर ही कहलाएगा। लेकिन आप जब वही कार्य करेंगे तो आप कृषक कहलाएंगे। ठीक, क्योंकि आप अपना काम कर रहे हैं। इन्हें मजदूरी कम मिलती है, रोजगार मौसमी होता है। कृषि क्षेत्र में मौसमी रोजगार पाया जाता है, अर्थात जिन महीनों में कृषि कार्य की अधिकता होती है उस महीनों में तो रोजगार मिलता है। जब कृषि कार्य में कमी आती है किसी फसल पैटर्न में, तो वहाँ व्यक्ति बेरोजगार भी हो जाता है। ठीक, तो वहाँ मौसमी बेरोजगारी पाई जाती है कृषि में। ये कई बार पूछा गया कि मौसमी बेरोजगारी किन क्षेत्र में पाई जाती है? कृषि क्षेत्र में। कृषि क्षेत्र में कैसी बेरोजगारी पाई जाती है? मौसमी बेरोजगारी पाई जाती है। ठीक, अब इन समस्याओं के समाधान के लिए ही कम मजदूरी या कृषि मजदूरों के लिए मनरेगा जैसे कार्यक्रम शुरू किए गए। मनरेगा पे मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाया है, पूरी बात बताई है। नरेगा कब मनरेगा बना, ठीक, और मनरेगा कब जी राम जी बना। ठीक, इस कब कुछ जिलों में शुरू किया गया, कब पूरे भारत में शुरू किया गया, सभी वीडियो 1 मिनट से 1.5 मिनट का वीडियो है। शॉर्ट में आप जाके देखेंगे, नरेगा मनरेगा के बारे में पूरी जानकारी है, आप लोग देख सकते हैं। साथ ही साथ उस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर और लाइक कर सकते हैं। कौशल विकास, न्यूनतम मजदूरी का पालन, सामाजिक सुरक्षा योजनाएं। समस्याएं क्या हैं? कम मजदूरी से देखिए, कम मजदूरी मिलेगी, उनकी बचत कम होगी, वह अन्य सेवा कार्य या अनेक जरूरत की सामग्री नहीं खरीद सकते, तो उनकी स्थिति दयनीय रहती है, अर्थात वो गरीब बने रहते हैं। मौसमी बेरोजगारी देखी जाती है, गरीबी, ऋणग्रस्तता, जरूरत की सामग्री पूरी नहीं कर पाते तो ऋण लेते हैं और ब्याज की दर अधिक होने से ऋणग्रस्त बन जाते। कौशल की कमी, ऋण और साहूकार। भारतीय व्यवस्था में वर्तमान समय में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा दिया जा रहा है और बैंकों का विकास किया जा रहा है। लेकिन कुछ समय पहले से देखेंगे, करीब 25-30 साल पहले या उससे और पहले, तो भारत में जो आम आदमी था वह ऋण लेने साहूकार के पास ही जाता था। ये ऊंची ब्याज की दरों पर ऋण देते थे। ठीक, तो खेती में बीज, उर्वरक, कीटनाशक, सिंचाई, मजदूरी आदि के लिए धन की आवश्यकता होती थी। किसानों के पास धन न होने से वह साहूकारों के पास जाते थे धन की प्राप्ति के लिए। तो संस्थागत स्रोत में कौन कौन से आते हैं? देखिए, अगर आप ऋण लेना चाहते हैं या अपना धन जमा करना चाहते हैं तो उसके लिए संस्थागत स्रोत और गैर संस्थागत। तो संस्थागत में आता है बैंक, जितने भी बैंकें हैं, सहकारी समितियां, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और नाबार्ड से समर्थित संस्थाएं। नाबार्ड लेन देन का काम नहीं करता, यह अनेक बैंकों से लेन देन काम करता है, जो बैंकें प्रत्यक्ष रूप से जनता से लेन देन का काम करती हैं। गैर संस्थागत में साहूकार, व्यापारी, बड़े किसान और रिश्तेदार हैं। साहूकार की समस्या क्या थी? यह अधिक ब्याज दर लेते थे। 100 रुपए पे 30 से 40% तक की बातें सुनने में आती हैं, कितना ब्याज लेते थे। ब्याज न देने पे इनका शोषण करते थे, क्योंकि गरीब थे तो गरीबों की बात कहीं सुनी नहीं जाती। ऋण जाल में फंस जाते थे, उनकी जमीनें नीलाम कर दी जाती थी, आय का बड़ा भाग वह ब्याज में ही चला जाता था। ठीक, तो इस तरह से बातें भारतीय समाज में व्याप्त थी। कार्यशील पूंजी क्या होती है? कार्यशील पूंजी की समस्या। कार्यशील पूंजी में बीज, उर्वरक, कीटनाशक, डीजल, मजदूरी व नगद धन शामिल हैं। छोटे किसान प्रत्येक फसल
के समय इसी पूंजी की कमी का सामना करते हैं और ऋण लेना पड़ता है। यदि फसल खराब हो जाए तो ऋण चुकाना और कठिन हो जाता है। तो समाधान के लिए सरकार ने क्या किया था? सस्ती कृषि ऋण व्यवस्था की, किसान क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की, फसल बीमा की योजनाएं शुरू की, सहकारी बैंक की स्थापना की गई ऋण लेने के लिए देने के लिए, और सरकारी सहायता समय समय पर दी जाती है। तो आप लोगों को कमेंट में बताना किसान क्रेडिट कार्ड किस वर्ष शुरू किया गया है। बहुत पेटेंट क्वेश्चन है। केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड कब शुरू किया गया है? ठीक। अधिशेष उत्पादन, अधिशेष उत्पादन में देखेंगे वर्तमान समय में संपूर्ण खाद्यान्न उत्पादन में भारत अधिशेष उत्पादन में है। लेकिन अगर यही अधिशेष उत्पादन एक परिवार द्वारा किया जाए तो कुछ परिवर्तन देखने को मिलता है। बड़े किसानों के पास अधिशेष उत्पादन अधिक होता है, जबकि सीमांत किसानों के पास इसका कम और शून्य होता है। इसका महत्व है नगद आय में वृद्धि होती है सरकार की, अगली फसल के लिए निवेश मिल जाता है, बाजार में वस्तु की उपलब्धता बढ़ती है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलती है। गैर कृषि गतिविधियां, ये तो पालमपुर की कहानी। देखिए डेयरी, लघु उद्योग एक गैर कृषि कार्य है। ठीक। दूध उत्पादन, अतिरिक्त आय, महिला रोजगार, दुग्ध सहकारी समितियां, गुड़ निर्माण, हस्तशिल्प, कुटीर उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण, स्थानीय संसाधनों का उपयोग, परिवहन में ट्रैक्टर, ऑटो रिक्शा आदि इत्यादि हैं। लोगों के वस्तुओं के आवागमन से बाजार को जोड़ना। दुकानदारी या दुकान, किराया दुकान, किराना दुकान, कृषि कार्य, इनपुट, बीज, उर्वरक इत्यादि उपभोक्ता वस्तुएं ग्रामीण व्यापार का आधार है। ठीक। कृषि पर निर्भरता कम होती है, रोजगार बढ़ता है। ठीक। कृषि पर निर्भरता कम होती है, रोजगार बढ़ता है, आय के विविध स्रोत बनते हैं, ग्रामीण विकास को गति मिलती है। पालमपुर एक काल्पनिक गांव है, याद रखिएगा। मुख्य तथ्य जैसे याद करिएगा, उत्पादन के 4 घटक मैंने अभी बताया आपको। ठीक। उत्पादन के प्राकृतिक 4 घटक, अस्थायी पूंजी होती है, एक अस्थायी पूंजी। ठीक। बहुफसली फसलों प्रणाली में एक वर्ष के में कई फसलें ली जाती हैं। उच्च गुणवत्ता वाली फसल, बीज, सिंचाई, उर्वरक, कीटनाशक, मशीन, आधुनिक कृषि। हरित क्रांति का उद्देश्य खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि था। भारत में हरित क्रांति के जनक स्वामीनाथन थे, विश्व में नॉर्मल बोरलॉग। भूमि का उपयोग असमान है, छोटे किसान ऋणग्रस्त रहते हैं। देखिए, कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था का आधार है। भूमि की मात्रा सीमित है, भूमि प्राकृतिक साधन है, पूंजी मानव निर्मित संसाधन है, अस्थायी पूंजी दीर्घकालिक होती है, कार्यशील पूंजी अल्पकालिक होती है। ठीक। बहुफसली प्रणाली का उत्पादन बढ़ाती है। हरित क्रांति 1966 और 67 में शुरू किया गया है। भारत में हरित क्रांति के जनक एम एस स्वामीनाथन है, विश्व में नॉर्मल बोरलॉग हैं। सर्वाधिक लाभ पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश को होता है। संस्थागत ऋण अधिक सुरक्षित होता है, साहूकार ऊंची ब्याज दर लेते हैं, छोटे किसान ऋण पर अधिक निर्भर रहते हैं। अधिशेष उत्पादन बाजार के लिए होता है, बड़े किसानों के पास अधिशेष उत्पादन रहता है। डेयरी भी आज के समय में प्रमुख आय का स्रोत बन चुकी है। लघु उद्योग रोजगार बढ़ाते हैं, परिवहन बाजार से जोड़ता है। ठीक। इस तरह से हम लोगों का एनसीईआरटी क्लास 9th की पहला चैप्टर को देखा है। इसी तरह से क्रम से आपको इकोनॉमिक्स की कक्षाएं नियमित रूप से मिलती रहेंगी। ठीक है। जो लोग नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपकी जो मेन उद्देश्य है आपकी पढ़ाई का, PCS 26, ROARO, लोअर PCS या BPSC जो भी एग्जाम आप दे रहे हैं या देने वाले हैं, सभी की तैयारी अच्छे से हो जाए, आपका प्री आराम से निकल जाए। ठीक। जय हिंद साथियों।